हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस है। मेरा नाम है रजनीश भाटिया और आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चे ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ को समझने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि मान लीजिए आपके पास दो सर्किट हैं। एक में आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 2 वोल्ट का और एक सर्किट है जिसमें आप पोटेंशियल दे रहे हो 4 वोल्ट। ओके बच्चे, अच्छा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, है ना। यानी कि इस सर्किट में जिसमें 2 वोल्ट की पावर सप्लाई है, यानी कि हमारे पास 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लो स्पीड से फ्लो करेंगे, और जो हमारे पास जो 4 वोल्ट वाला है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फास्ट स्पीड में फ्लो करेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ सोचिए, हमारे पास जो करंट था आई, उसको हम क्या बोलते थे, जो चार्जेस हैं वो किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, यानी कि Q/T। ओके, अब जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कम स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का टाइम पीरियड है फ्लो करने का वो क्या होगा, 4 वोल्ट वाले से कम होगा, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड हमारे पास 4 वोल्ट वाले पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगी, सो यहाँ पे करंट भी क्या होगा, कम होगा, है ना। यानी कि जो हमारे पास 2 वोल्ट वाला है उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, लो, और जो हमारे पास 4 वोल्ट वाला है उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, हाई। अच्छा बच्चे, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ करंट भी वेरी करता है, यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाएगी, है ना बच्चे। अच्छा, एक और चीज़ देखिए आप, कि मान लीजिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करवा रहे हैं, एक हमारे पास एक मिनट, हमारे पास दो टाइप के पाथ हैं, ठीक है। एक पाथ में मान लीजिए आपके पास ऑब्स्ट्रैकल ज़्यादा है, एक पाथ में आपके पास मान लीजिए ऑब्स्ट्रैकल्स क्या है, कम है। अब जिस पाथ में ऑब्स्ट्रैकल्स ज़्यादा होंगे उस पाथ से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में दिक्कत आएगी, यानी कि वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, उनकी कम हो जाएगी, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स ने तो फ्लो करना है, जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रैकल आएगा इस सर्किट में, अगर मान लीजिए ऑब्स्ट्रैकल ज़्यादा है, अगर ऑब्स्ट्रैकल ज़्यादा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में दिक्कत आएगी, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी उनका उसके साथ वेरी करने लग जाएगा, है ना। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि करंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो चार्जेस हैं उनके फ्लो का रेट भी कम हो गया। ओके बच्चे, लेकिन अगर ऑब्स्टैकल कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में क्या होगी, हेल्प होगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्लो कर पाएंगे और करंट की स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी कि करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ओके बच्चे, तो इन ऑब्स्टैकल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, रेजिस्टेंस, ठीक। यानी कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक तो रेजिस्टेंस पे डिपेंडेड है और एक डिपेंडेड है हमारे पास करंट पे। ओके, अब आपको ओम्स लॉ को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब ओम्स लॉ हमें क्या कह रहा है वो देखते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट व्हेन अ टेम्परेचर and dimension remains constant, the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across 2 points। यानी कि जो हमारे पास ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, यानी कि कोई वायर है, उसमें से जो करंट है, ठीक है, वो अब हम पास करवाएंगे किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे और उसकी डायमेंशंस नहीं चेंज कर रहे, यानी कि ना हम वायर को बड़ा करेंगे, ना छोटा करेंगे, ना मोटा करेंगे, ठीक है। हम उसमें से क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो उसका जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे किसके, करंट के, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं बच्चे, आर, क्योंकि हमें पता है जब भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है हम कोई कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट कौन यूज़ होता है बच्चे, आर। आर क्या थी हमारे पास, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या थी, ऑब्स्ट्रैकल करंट को फ्लो करवाने के लिए। समझे बच्चे, तो यही बोल रहा है हमारे पास ओम्स लॉ, ठीक है।
अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना, एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या लगा देते हैं बच्चे, R। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे, V इज इक्वल टू आई आर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V अपॉन आई इज इक्वल टू R। ओके बच्चे, तो हम चलो आपको समझ आ गया। अब इसमें एक चीज़ देखिए बच्चे, हम इसके ग्राफ ड्रॉज करते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया V और यहाँ पे ले लिया I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, करंट में यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे वोल्टेज रखी बच्चे 2 पे और करंट आ गया 1, ओके, 1 एम्पेयर का करंट आ गया 2 वोल्ट, वोल्टेज जब हमने 2 वोल्ट की सप्लाई की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने 2 वोल्ट का रखा। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को 4 वोल्ट कर दिया, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई 2 एम्पेयर। जब मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को 6 कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई करंट की 3 एम्पेयर, ठीक है। और जब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बच्चे 8 कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4, ओके। तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमारे पास लाइन रिप्रेजेंट किसको करेगी बच्चे, हमारे पास आर को, जो ये रिजल्टेंट आ रहा है ना, ये हमारे पास आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर क्या है बच्चे, हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, हमारे पास करंट भी बढ़ता जाता है और हमारे पास रेजिस्टेंस की सम पर्टिकुलर वैल्यू भी कांस्टेंट अमाउंट में बढ़ती जाती है। तो यही बता रहे हैं हमें ओम्स लॉ। अच्छा बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पे V लिया और यहाँ पे I लिया, तो जैसे जैसे हमारे पास R वाली पीक जितनी ज़्यादा ऊपर होती जाएगी, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं V को यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स एक्सिस पे और I को लिख लेता हूँ वाई एक्सिस पे, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी पीक नीचे होगी रेजिस्टेंस उतनी हाई होगी, ठीक है, जैसे कि मैंने इस ग्राफ में दिखाया है। अब इस ग्राफ में देखिए हमारे पास जो पीक नीचे है बच्चे, यानी कि वहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, R इक्वल टू 40 ओम्स, और जहाँ पे रेजिस्टेंस हाई है वहाँ पे, यानी कि जहाँ पे पीक हाई है वहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 20 ओम, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, नीचे यहाँ पे मैंने वोल्ट्स ले लिए, एक मिनट, नीचे यहाँ पे मैंने वोल्ट्स ले लिए और ऊपर मैंने बच्चे एम्पेयर ले लिए, यानी कि V की वैल्यू नीचे थी और I की वैल्यू ऊपर, तो वो रिवर्स हो जाता है सारा, ओके। अच्छा बच्चे नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अब हम पढ़ते हैं बच्चे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। अच्छा, कंडक्टर्स मैंने आपको पहले ही बताया था, कंडक्टर्स कौन है बच्चे, हमारे पास जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करवाते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें क्या होते हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, ठीक है, फ्री चार्जेस पड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आपके पास ये पॉजिटिव 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 चार्जेस है और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है ना। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये बच्चे फ्री टू मूव है, यहाँ पे इन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये क्या कर पाते हैं, इजीली मूव करवा पाते हैं। अगर ये मूव करवा पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये हेल्प करेंगे, दूसरे जो चार्जेस इसमें से फ्लो होंगे उनको भी हेल्प करेंगे आगे से आगे कंडक्ट करने, क्योंकि जो बच्चे चार्जेस हैं वो करते हैं क्या, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में ही हेल्प करते हैं ना, कंडक्शन में ही हेल्प करते हैं। तो अगर वो फ्री होंगे तो ऑब्वियस ही बात है करंट को एक जगह से लगे, अब मान लीजिए यहाँ पे करंट सप्लाई हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से इस करंट को लेके जाएगा और आगे 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 मूव करता जाएगा। मूव कैसे कर पाएगा, क्योंकि ये फ्री था मूव होने के लिए। अगर ये खुद ही नहीं मूव कर पाएगा तो करंट को कैसे मूव करवाएगा, ठीक है बच्चे। तो करंट कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं जो कि मूवमेंट करके करंट की सप्लाई में हेल्प कर देते हैं, ठीक। बट जब हम देखेंगे इंसुलेटर्स को, तो इंसुलेटर में चार्जेस फ्री नहीं होते। अगर ये फ्री नहीं है, अपनी खुद ही मूवमेंट नहीं करवा रहे, तो करंट की मूवमेंट कैसे करवाएंगे, तो इसी वजह से वो करंट सप्लाई नहीं करवा पाते। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो चीज़ जो करंट की सप्लाई में ऑब्स्टेकल बने उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा बच्चे, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे वेरी करती है, किन फैक्टर्स पे वेरी करती है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ बच्चे। आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपके पास एक पाइप है ऐसी वाली, ठीक है, इसकी लेंथ मान लीजिए आप 2 मीटर है, ओके। अब और जो हमारे पास इसका डायामीटर है वो मान लीजिए आपके पास है 10 सेंटीमीटर्स, ओके। अब इसमें से आप वाटर फ्लो करवा रहे हो,
ठीक, अब सेम लेंथ की आपने एक और वायर ले ली, ओके, बट इसका डाया आपने क्या किया बच्चे, डायमीटर इसका 100 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक, अब आप खुद सोचिए कि वाटर इसमें से ज़्यादा जल्दी फ्लो होगा कि इसमें से ज़्यादा जल्दी फ्लो होगा। ऑब्वियस ही बात है बच्चे, जो बी पाइप है उसमें से वाटर जल्दी फ्लो हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ गया तो कम टाइम में ज़्यादा पानी उसमें से पास कर पाएगा, है ना। तो यही सेम चीज़ बच्चे हमारे पास वायर्स में होती है। ठीक है, अगर हम वायर्स का एरिया ज़्यादा रखेंगे, यानी कि वायर ज़्यादा मोटी बनाएंगे, तो उनमें से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो वो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा चार्जेस को फ्लो करवा पाएगी। ओके, लेकिन अगर हम एरिया कम रखेंगे तो चार्जेस को उसमें से फ्लो करवाने में दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आई? क्योंकि बच्चे जो उसका कम एरिया था वो उसके लिए क्या बन गया, ऑब्स्टेकल बन गया। और ऑब्स्टेकल, करंट के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल थे उसको क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। इसी वजह से जो हमारे पास कम एरिया वाली पाइप होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चे, हमारे पास हाई। ओके, और जो हमारे पास हाई एरिया वाला पाइप था उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी बच्चे, हमारे पास लो। ओके, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, करंट क्या कर रहा है, जल्दी फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझे? जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट होगा। ठीक, एक तो ये केस हो गया बच्चे। तो मैंने क्या बताया आपको, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है हमारे पास किसके साथ, एरिया के साथ। क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो एक केस तो आ गया बच्चे मेरे पास ये। दूसरा केस मैं देखता हूँ, उसमें मैंने क्या किया बच्चे, कि मान लीजिए मैंने ये वायर जो थी इसका डाया 10 सेंटीमीटर ही रखा, ओके, और इसकी जो लेंथ थी वो थी 2 मीटर, ओके। अब जो दूसरी पाइप थी मेरे पास, मैंने क्या किया, उसकी लेंथ को 4 मीटर कर दिया और डाया मैंने सेम ही रखा 10 सेंटीमीटर का। अब बताइए कि वाटर किस में से ज़्यादा जल्दी फ्लो हो जाएगा, जल्दी उसमें से पास कर जाएगा, किस पाइप में से जो हमारे पास वाटर है वो जल्दी पास करेगा। ऑब्वियस ही बात है बच्चे, किस में से, ए पाइप में से। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ क्या है बच्चे, कम। तो जो वाटर है उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो वो जल्दी बाहर आ जाएगा। ठीक, सेम चीज़ बच्चे हमारे पास वायर्स में होती है। अगर हम वायर की लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को बच्चे, चार्जेस को डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो वो एंड पॉइंट तक लेट पहुँचेंगे। अगर एंड पॉइंट तक लेट पहुँचेंगे तो चार्जेस की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो। तो करंट क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा। अगर करंट कम हो जाएगा, क्यों कम हुआ, क्योंकि उसके रास्ते में क्या आ गई, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल क्या थी बच्चे, वायर की लेंथ। अगर वायर की लेंथ बढ़ाई तो करंट भी कम हो गया। तो उस ऑब्स्टेकल को क्या बोला बच्चे हमने, रेजिस्टेंस। समझे? तो इसी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो हाई होती है किसमें, अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, जैसे जैसे अब हम लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होती है। समझे बच्चे? तो ये थे हमारे पास दो टाइप के ऑब्स्टेकल, जिन जिन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब एक और चीज़ देखिए बच्चे हमारे पास। ठीक, अब एक तो डिपेंड करेगा वो लेंथ के ऊपर, ओके, दूसरा डिपेंड करेगा वो बच्चे किसके ऊपर, उसके एरिया के ऊपर। एक फैक्टर हो रहा है, वो है बच्चे वो पाइप अंदर से कैसा है। अब मान लीजिए आपके पास इस पाइप का जो इंटरनल पार्ट है ना, ये प्लेन नहीं है, प्लेन नहीं है, ये अंदर से क्या है, उबड़ खाबड़ है थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ से अगर वाटर सप्लाई करेंगे हम तो वाटर को रास्ते में इस ऊपर नीचे वाले एरिया की वजह से क्या होगी, दिक्कत होगी फ्लो होने में। यानी कि उस पाइप का इंटरनल स्ट्रक्चर, मान लीजिए अगर वो प्लेन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला है, ठीक है, खुरदरा सा है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, तो उसमें से वाटर को निकलने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा उसका वो जो एरिया है वो प्लेन नहीं होगा तो उतना ज़्यादा उसको ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ेगा, है ना। समझे? और सेम चीज़ ये पाइप है, ये अंदर से प्लेन है। ठीक, तो डिपेंड कर रहा है बच्चे हमारे पास कि जो पाइप है वो बना किस मटेरियल से बना हुआ है। समझे? तो मटेरियल के ऊपर भी हमारे पास रेजिस्टेंस डिपेंडेंट रहती है। ठीक है बच्चे, तो वो मटेरियल का जो जो मटेरियल है बच्चे, उस मटेरियल वाले फैक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, रेजिस्टिविटी, रो। ओके, इसको मैं थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या है बच्चे, हमारे पास वोल्टेज और जो कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था करंट का रेशो है। ठीक है, कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इन विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रही है। और इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड विद द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि वोल्टेज अप्लाई करने पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा, मेरे पास करंट की वैल्यू होती जाएगी डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज़ करता जाऊँगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। ओके बच्चे, नेक्स्ट आ गया मेरे पास फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंडेंट, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, एक तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, दूसरा एरिया पे। जब बच्चे इससे क्या पता चल रहा है हमारे पास, हम मान लीजिए आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसे सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन गया बच्चे, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, यानी कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और जब हम बच्चे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बच्चे, हमारे पास रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के टर्म भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेजिस्टिविटी क्या है बच्चे, हमारे पास रेजिस्टिविटी एक फैक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास वायर है उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा मुश्किल होगा करंट को उसमें से, यानी कि चार्जेस को उसमें से फ्लो होना, यानी कि करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। और जितनी ज़्यादा हम एरिया रखेंगे वायर का उतना ईजिली करंट उसमें से फ्लो हो पाएगा। ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी, है ना। ये तो वायर की लेंथ और यानी कि उसके फिजिकल नेचर की बात कर रहा था मैं, यानी कि मैंने उसकी क्या किया, लेंथ को बढ़ा दिया या फिर एरिया को बढ़ा दिया, है ना। और तीसरी चीज़ बच्चे उस पर डिपेंड करती है। अब मान लो कि मैंने जो वायर थी उसका मटेरियल ही डिफरेंट लिया है। ठीक है, मटेरियल डिफरेंट लिया है कि मान लो एक मैंने ले ली बच्चे सिल्वर की वायर, और एक आ गई हमारे पास कॉपर वायर, और एक आ गई हमारे पास आयरन वायर। ठीक है, यानी कि एक मेरे पास कॉपर की वायर है, एक मेरे पास सिल्वर की वायर है, और एक मेरे पास आयरन की वायर है। अब इन तीनों में बच्चे मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। अगर अब इन तीनों में मटेरियल डिफरेंट है तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है बच्चे वो भी डिफरेंट होगी, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, इनको करंट को मूव करवाने में भी क्या आएगी, डिफरेंट वेरिएशन आएगी। समझे बच्चे, अगर डिफरेंट वेरिएशन आ रही है तो हमारे पास करंट की सप्लाई हर एक में क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, यानी कि हर एक मटेरियल एक डिफरेंट टाइप का ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करेगा, किसको, करंट को। अब सबसे कम कौन प्रोवाइड करेगा ऑब्स्टेकल बच्चे, सिल्वर। ठीक है, उससे ज़्यादा कॉपर, और सबसे ज़्यादा इन तीनों में सबसे ज़्यादा हमारे पास आयरन। ठीक है बच्चे, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा था हमारे पास, मटेरियल पे। और इस मटेरियल की डिपेंडेंसी को, यानी कि इस मटेरियल के ऑब्स्टेकल को हम क्या बोलते हैं बच्चे, रेजिस्टिविटी। ठीक है, लेंथ और एरिया का तो आपको पता ही था, वो तो डिपेंड करेगा सीधा और सीधा किस पे, हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, लेकिन जो वो मटेरियल किसका बना है, यानी कि किस मटेरियल की लेंथ और किस मटेरियल का एरिया ले रहे हैं, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ओके बच्चे, तो ये हमारे पास लास्ट फॉर्मूला बन जाता है रेजिस्टेंस फाइंड करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है। अब इन दोनों में से किस में से जल्दी करंट फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जिसका एरिया ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट आ गया रेजिस्टिविटी, यही मैं आपको बता चुका हूँ। रेजिस्टिविटी क्या है बच्चे, हमारे पास डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यानी कि अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बच्चे बताना भूल गया कि जो रेजिस्टेंस है उसकी बच्चे हमारे पास यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या है बच्चे इसकी, ओम। ओके, सो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, ओम। नेक्स्ट आ गया बच्चे मेरे पास रेजिस्टिविटी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो मटेरियल
रेजिस्टेंस ऑफ जो मटेरियल ही ऑब्स्टेकल प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, जिसको हम रो से डिफाइंड करते हैं। तो हमारे पास बच्चे आर क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो बच्चे हमारे पास आर क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। तो हमारे पास यहीं से मैं क्या करूँगा, ए को इधर ले जाऊँगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। इससे हम रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चे, अब रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, हमारे पास आर क्या होता था, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास ओम थी। लेंथ की एरिया की मीटर स्क्वायर होती है और लेंथ की मीटर होती है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट हो गया तो मेरे पास क्या आ गया बच्चे, रो मीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। ओके, नेक्स्ट बच्चे हम डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे हमारे पास, मैंने पहले ही बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बिकॉज विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि फिजिकली वो कैसा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस विच हैविंग अ पर्टिकुलर डायमेंशन, यानी कि उसका मटेरियल। बेसिकली आप ये समझ के चलो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी। जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी हमारे पास, लेंथ के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी, एरिया के। और जो हमारे पास बच्चे रेजिस्टिविटी है वो सीधा और सीधा किस पे डिपेंड करती थी हमारे पास, मटेरियल पे और टेम्परेचर कितना प्रोवाइड होगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारे पास, इसका सिंबल क्या था, आर, और रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या था, रो। ठीक, अब नेक्स्ट आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका आपको मैंने बता ही दिया था। एसआई यूनिट इसकी ओम्स है रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टिविटी की मैंने बता दिया ओम मीटर है। और एप्लीकेशंस मैंने बता ही दिया था कि नहीं, ये हम पढ़ेंगे आगे, रेजिस्टेंस की एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। यानी कि बेसिक सी बात है बच्चे, रेजिस्टेंस जो है हमारे पास हीटर्स, फ्यूज़ और सेंसर्स वगैरह में यूज़ होती है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है बच्चे, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसी मटेरियल की क्वालिटी चेक के लिए यूज़ होती है, यानी कि वो कितना अच्छा कंडक्टिव मटेरियल है, उसकी कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए हम उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं। यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा कम करंट को अपने अंदर से पास करवाएगा। ठीक है, और जितनी रेजिस्टिविटी उसकी कम होगी उतना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट वो इजीली अपने अंदर में से पास करवा देगा। यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा कम होगी वो उतना गुड कंडक्टर होगा। ठीक, ओके बच्चे, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे।